Dear students, in this video, we will discuss how Mendel consolidate his understanding of inheritance on the basis of monohybrid cross experiments. यहाँ एक क्रॉस दिखाई गई है और इसमें सभी स्टेप्स जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने परफॉर्म किए थे वो सभी स्टेप्स को दिखाया गया है और हमने जो F1 और F2 जनरेशन में अलग अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स मिले थे उन्हें भी यहाँ पर दिखाया गया है। इन क्रॉसेस को हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने दो टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में क्रॉस दिखाई है। And you all know that Mendel always started his experiment with pure lines, means the plant should be homozygous. उसमें उस कैरेक्टर के लिए दोनों एलिड्स एक जैसे होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने कैपिटल टी इस टॉल प्लांट के लिए और यहाँ पर ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए यहाँ पर हमने स्मॉल टी यानी एक जैसी एलिड्स को यूज किया है। तो जब टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट जो प्योर लाइन से इनको क्रॉस किया गया तो रिजल्ट्स मिले F1 जनरेशन में सभी टॉल मिले। और यहाँ पर इस स्टेज पर मेंडल जस्ट इमेजिन दैट ड्वार्फ कैरेक्टर हैज लॉस्ट, ड्वार्फ कैरेक्टर कहीं गुम हो गया है और इसीलिए वो यहाँ पर उन्हें कोई भी ऐसा प्लांट नहीं मिल रहा है जो ड्वार्फ नेचर का है। अब उन्होंने इन सभी टॉल प्लांट्स को F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे इन सभी प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद फिर से एक स्ट्राइकिंग रिजल्ट उन्हें मिला F2 जनरेशन में कि जिस कैरेक्टर को वो मान रहे थे कि गुम हो गया यानी ड्वार्फ कैरेक्टर वो इस जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाता है जब इन प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाती है। और एक फिक्स रेशो में ये प्लांट्स उनको मिलते थे टॉल कैरेक्टर वाले प्लांट से, यानी वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है वो प्लांट या वो कैरेक्टर उन्हें मिला 75% और जो कैरेक्टर यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर रहा था वो यहाँ एक्सप्रेस तो करता है लेकिन वो सिर्फ 25% उन्हें मिला। तो दैट मीन ही ऑब्टेन द फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप क्या होता है? बाहर से जो हमें दिखाई देता है, जैसे टॉल हाइट है या ड्वार्फ हाइट है। तो फिनोटाइपिक रेशियो मिली उन्हें 3:1। 3 ऐसे प्लांट जो टॉल कैरेक्टर लिए हैं और एक ऐसा प्लांट जो ड्वार्फ कैरेक्टर लिए है। अब ये जब रिजल्ट्स उन्हें मिले तो इसके बाद उन्होंने इन सभी रिजल्ट्स के बेसिस पर कुछ इंटरप्रिटेशन की जो हम समझ चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पे एलील्स दिखाई है, फैक्टर्स दिखाए हैं, हमने होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वर्ड यूज किया है। तो इन सारे रिजल्ट्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने अपने वर्क को कैसे कंसोलिडेट किया और इन कंसोलिडेशन के बाद उन्होंने कुछ जनरल रूल्स प्रपोज किए। उन जनरल रूल्स में वो ये बताना चाहते थे कि कैरेक्टर्स कैसे आते हैं, कोई फीचर किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में कैसे आता है, टॉल हाइट है या ड्वार्फ हाइट है तो वो किस वजह से आ रही है और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस मैनर में पास हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ जनरल रूल्स प्रपोज किए। उन रूल्स को हम आज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इस लेक्चर में उनका पहला रूल या लॉ या प्रिंसिपल को हम स्टडी करेंगे एंड दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करेंगे तो आपको उनके पोस्टुलेट्स को लिखना होगा। सेकेंडली आपको ये पूरी क्रॉस ड्रॉ करके दिखानी होगी और इसी क्रॉस के बेसिस पे आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि उनके जो पोस्टुलेट्स थे अंडर द लॉ ऑफ डोमिनेंस वो किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थे। तो इसमें सबसे पहला जो पोस्टुलेट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स नोन एज फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि हर कैरेक्टर कोई एक पर्टिकुलर यूनिट कोड करती है और उस कैरेक्टर को कोड करने वाली उस पर्टिकुलर डिस्क्रीट यूनिट को एक उस स्टेबल थिंग को हम कहते हैं फैक्टर्स। द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स नोन एज फैक्टर। जैसे अगर ये टॉलनेस है, दिस टॉलनेस इज बिकॉज दिस प्लांट इज हैविंग कैपिटल टी। ये सिर्फ एक नेम है, कैपिटल टी नाम रखा गया है। किसका रखा गया है? एक फैक्टर का, एक यूनिट का, जिसकी वजह से ये प्लांट टॉल आता है। नाम कुछ भी हो सकता है, आप इसके लिए
यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टॉल है तो इसके लिए हम कैपिटल टी या स्मॉल टी जब यूज करते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है ये समझना कि हम किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर जगह पे आप टॉल या ड्वार्फ वर्ड नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए आप एक सिंबल को यूज करेंगे और ये सिंबल से आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि आप एक्चुअली किस कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, आप हाइट पे फोकस कर रहे हैं, आप फ्लावर कलर पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हर कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर होता है, जैसे टॉलनेस के लिए यहाँ पर टी है, कैपिटल टी जिससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसकी जो ड्वार्फनेस है वो किस वजह से आई उसके लिए भी एक फैक्टर है और उस फैक्टर का नाम हम यहाँ पर स्मॉल टी रख देते हैं। तो ये पहला पोस्टुलेट है that for each character there is a factor, each character is controlled by a factor। क्लियर है? दूसरा जो उनका पोस्टुलेट था वो था factors occur in pairs। अब यहाँ पर हमें जो ये कैपिटल टी यानी वो फैक्टर दिखाया है इसको हमें पेयर में लिखना है, we have to show it in paired form। ऐसे हमने यहाँ पर भी स्मॉल टी लिखा है, यानी कि जब भी आप फैक्टर को लिखेंगे तो आपको वो पेयर में दिखाना है। क्या आप इसे पेयर मान सकते हैं? जैसे ये वाला केस है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये पेयर है? ये भी पेयर है। ये उस फैक्टर की दो अलग अलग फॉर्म्स दिखाई गई हैं, लेकिन ये पेयर माना जाएगा क्योंकि ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर्स हैं। फॉर्म्स अलग है इसलिए हमने दो अलग अलग सिंबल यूज किए हैं, लेकिन ये पेयर है। ओके, हमें ये नहीं कहना कि ये अलग है इसीलिए इसको पेयर नहीं बोल सकते। इसको इसलिए पेयर कहा जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ इसमें कैरेक्टर एक लिया गया है, हाइट के ऊपर हमारा फोकस है। उस हाइट की दो फॉर्म्स हैं, या हम कह सकते हैं उस हाइट को होल्ड करने वाला कोई एक फैक्टर है और उस फैक्टर की दो फॉर्म्स हैं, और फैक्टर की फॉर्म्स को हम एलील कहते हैं, यानी ये दो एलील्स हैं, अलग अलग तरह की एलील्स हैं। ये भी एलील ही है, ये एलील है, लेकिन ये दोनों एलील एक जैसी है। ओके, थर्ड पोस्टुलेट, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। अब देखिए जब इनकी क्रॉस करवाई गई, यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि दोनों में एक जैसे एलील्स हैं या फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से मेल गैमेट्स भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों में एक जैसे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब क्रॉस करवाई गई और F1 जनरेशन में जो उनको रिजल्ट मिला वो सिर्फ टॉल कैरेक्टर का मिला था। सभी टॉल प्लांट्स से ड्वार्फ कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आप यहाँ पे इंटरनली आप देखते हो कि क्या इनमें टॉल कैरेक्टर ही है, क्या इसमें ड्वार्फ कैरेक्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं कि इसमें स्मॉल टी है इन सभी प्लांट्स में, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो यहाँ पे उन मेंडल का जो थर्ड पोस्टुलेट रहा अंडर द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट अगर दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, यानी कि जैसे ये वाला केस है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगर फैक्टर्स अलग अलग हैं तो उन दोनों में से सिर्फ एक फैक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एंड दैट फैक्टर व्हिच इज एक्सप्रेसिंग in the when it is expressing when the pair is having two different forms, so that expressing factor is known as dominant factor। और जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, डिसिमिलर फॉर्म्स अगर एक पेयर में हो, जैसे यहाँ पर दोनों फॉर्म्स अलग अलग हैं, ये पेयर तो है लेकिन फॉर्म दोनों अलग अलग दिखाई है। यहाँ पर कैपिटल टी यानी टॉल वाला जो फैक्टर है वो एक्सप्रेस करता है तो इसे डोमिनेंट कहेंगे, और यहाँ पे स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करता इसलिए हम इसे रिसेसिव कहते हैं। तो यहाँ पे सभी टॉल इसलिए मिले क्योंकि यहाँ जितने भी आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी प्लांट्स के अंदर दो अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं, और दो अलग अलग तरह के फैक्टर्स में कोई एक ही एक्सप्रेस करेगा। जैसे इस केस में कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी को वो डोमिनेट करता है। स्मॉल टी रिसेसिव बोला जाएगा, कैपिटल टी डोमिनेट बोला जाएगा, डोमिनेंट फैक्टर। So these are the three postulates. Let's revise again. According to law of dominance, for each character there is a factor. Each character is controlled by a discrete unit, stable unit known as factor. Factors
दे एग्जिस्ट इन पेयर फॉर्म में होते हैं, जैसे हमने यहाँ हर जगह दिखाया है। और थर्ड पोस्टुलेट, ओनली वन फैक्टर इज गोइंग टू एक्सप्रेस व्हेन द पेयर्ड फॉर्म इज हैविंग टू डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर और फैक्टर। तो ये तीन आपके पोस्टुलेट्स हैं। और यहाँ पर जो खास बात हम और ध्यान में दे सकते हैं, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये तीन पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, इनमें सबसे खास बात ये रही कि इस लॉ के बेसिस पर सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करना पॉसिबल हुआ कि F1 जनरेशन में सभी टॉल प्लांट्स क्यों आए। आपसे भी बात करें तो आप क्या कहेंगे, व्हाई इन F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स वर टॉल, व्हाई ड्वार्फ वाज नॉट देयर। तो आप क्या कहोगे, क्योंकि इन सभी प्लांट्स में जो इन दोनों प्लांट्स के हाइब्रिड थे, all the plants were having two different forms of alleles and only one form was expressing. Okay? जो एक्सप्रेस कर रही थी वो डोमिनेंट थी, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाई वो रिसेसिव थी। तो सबसे पहले तो वो इस F1 जनरेशन में सभी टॉल प्लांट आने की एक्सप्लेनेशन इस लॉ के बेसिस पे दे पाए। उसके बाद एक और जो चीज कि जब F2 जनरेशन में 3:1 की रेशो मिली, मतलब ये ड्वार्फ कैरेक्टर बाहर आता है, जिसको वो यहाँ पे मान चुके थे कि कहीं गुम हो गया है, लेकिन वो एक्सप्रेस कर रहा है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया। तो इस 3:1 की रेशो को कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि जैसे ही इनके बीच में सेल्फ पोलिनेट करवाया जाता है, तो जो जिन प्लांट्स के पास सेम टाइप की एलील्स आ जाती है, मतलब होमोजाइगस फॉर्म, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी ये तो टॉल होना है, ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो प्लांट्स कुछ ऐसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं, ये भी टॉल आएंगे, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिसिमिलर अगर फॉर्म्स हैं तो एक ही एक्सप्रेस करता है, तो एक्सप्रेस तो यहाँ पे टॉल कैरेक्टर कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये स्मॉल टी जब इन पेरेंट्स की क्रॉसिंग करवाएगी तो इनमें से एक पेरेंट के पास जो स्मॉल टी था वो दूसरे प्लांट के स्मॉल टी के साथ पेयर बनाता है, और यहाँ पर ये फॉर्म हमें दिखाई देती है। यही वो फॉर्म है जो ड्वार्फ कैरेक्टर के फॉर्म में बाहर आती है। तो ये दो कंडीशन थी, आप ध्यान रखिएगा कि F1 जनरेशन में सभी टॉल प्लांट क्यों आए और F2 जनरेशन में ड्वार्फ कैरेक्टर कैसे बाहर आया। ओके, ये दो उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। So I hope this law is clear to you.